नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा भारतीय कला विद्यालयों की स्थापना के बारे में। कौन से कला विद्यालय थे जो आरंभ में स्थापित किए गए, किन किन महत्वपूर्ण जो लोग थे उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया और किस प्रकार की जो शिक्षा नीति थी वो इन विद्यालयों में लगाई गई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। तो ये शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के असफल हो जाने के बाद अंग्रेजों की शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और भारत के अधिकांश भागों पर ब्रिटिश जो शासन था उसको थोप दिया गया था। भारत में अनेक संस्थाओं की स्थापना भी की गई और कुछ जो संस्थाएं थी उनकी बागडोर भी अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले ली थी। पश्चिमी कला की शिक्षा देने के लिए कुछ बड़े नगरों में कला विद्यालय स्थापित किए गए, जहां पर यूरोपीय शिक्षकों के निर्देशन में भारतीय विद्यार्थियों को कला और शिल्प सिखाया जाने लगा। इन विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है उसे लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स के अनुरूप ही रखा गया। इन कला विद्यालयों ने धीरे धीरे जनरुचि को काफ़ी प्रभावित किया। बहुत सारे इसके प्रशंसक और शिक्षक और विद्यार्थी भी आगे आए, जिसके कारण समय समय पर पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया गया। इस कड़ी में हमारा जो सबसे पहला कला विद्यालय है वो है मद्रास कला विद्यालय। इस विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा की गई थी। 1852 ईस्वी में सरकार के द्वारा इस पर अपना नियंत्रण कर लिया गया था। 1876 ईस्वी में इसे एक वास्तुशिल्पीय कार्यशाला में बदल दिया गया। 1884 ईस्वी में श्री ईवी हवेल को इसका प्रधान शिक्षक नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति के बाद इस कला विद्यालय के पाठ्यक्रम में भारतीय पद्धति के चित्रांकन का भी समावेश किया गया। यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते थे वो तेल माध्यम यानी कि ऑयल कलर में बनाए जाते थे और उन पर यथार्थवाद और प्रभाववाद का मिश्रित रूप से प्रभाव था। इस कला विद्यालय में चित्रकला को लेकर अधिक ध्यान दिया जाता था, इसीलिए दक्षिण भारत के जो छात्र जो मूर्ति शिल्प या मूर्ति ढलाई सीखना चाहते थे उनको इस विद्यालय से कोई विशेष रूप से लाभ नहीं हुआ। हालांकि 1929 में जब यहाँ पर देवी प्रसाद राय चौधरी की प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति हुई तो मूर्ति कला को भी पाठ्यक्रम का विशेष रूप से हिस्सा बनाया गया। मद्रास कला विद्यालय में जो पाठ्यक्रम था उसमें पूर्वी कला शैलियों को भी जोड़ा गया और साथ में जो कला विद्यालय थे उसमें आधुनिक तत्वों को जोड़कर भी शिक्षण है वो किया जाने लगा। यहाँ पर पर्सपेक्टिव की जो पुरानी पद्धति थी और जो पुरानी कलाकृतियाँ थी उनकी कॉपी करने के बजाय यानी कि उनके अनुकरण के स्थान पर उन्होंने जीवित मॉडल या किसी इंसान को बैठाकर उसका स्केच और उसके चित्रांकन पर अधिक बल दिया और यह जो विद्यालय है वो आज भी अपने पाठ्यक्रम के कारण प्रसिद्ध शिक्षण संस्था के तौर पर स्थापित है। इसके बाद हमारे पास जो प्रमुख कला संस्था है वो है कलकत्ता कला विद्यालय। इस कला विद्यालय की स्थापना 1854 ईस्वी में चित्रकला तथा क्ले मॉडलिंग की शिक्षा देने के लिए की गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर इनग्रेविंग, एचिंग और जो लिथोग्राफी है उसको भी पाठ्यक्रम में लागू किया गया। यहाँ के जो आरंभिक शिक्षक थे रिगॉर्ड, एग्योर और फाउलर थे। उसके बाद यहाँ पर जो ड्राइंग है उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी शामिल किया गया। 1864 ईस्वी में सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया। 1876 ईस्वी में यहाँ पर एक आर्ट गैलरी का भी आरंभ किया गया और इसमें जो ब्रिटिश चित्रकार थे उनके जो खरीदे गए चित्र थे, दृश्य चित्र थे या जो इमारतों के चित्र थे या भारतीय जनजीवन के जो चित्र थे उनकी स्थापना की गई, यानी कि आर्ट गैलरी में उन चित्रों को यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा 1885 ईस्वी में भारतीय पद्धति से भित्ति चित्रण की जो शिक्षा थी वो भी आरंभ की गई, लेकिन यह अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई। 6 जुलाई 1896 ईस्वी में ईवी हवेल जो कि मद्रास में थे स्थानांतरित होकर कोलकाता में आए। मद्रास में रहकर उन्होंने दक्षिण भारत के जो परंपरागत शिल्प था उसको काफ़ी अनुभव किया था, इसलिए कलकत्ता कला विद्यालय में विदेशी पाठ्यक्रम को देखकर उनको काफ़ी दुख हुआ। उनको लगता था कि जो पूर्वी कला शैली है यानी कि भारतीय जो कला है वो काफ़ी समृद्ध है और उसके स्थान पर अगर पाश्चात्य कला की नकल करवाकर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है तो वो बच्चों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो कलकत्ता कला विद्यालय की गैलरी थी वहाँ के चित्रों को बदल दिया।
उन्होंने जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उनसे आज्ञा ली और यूरोपियन चित्रों को बेचकर उनके स्थान पर नेपाल से पीतल के कलात्मक पात्र मंगवाए, अजंता के चित्रों की अनुकृतियों को इकट्ठा किया, मुगल शैली के लघु चित्रों का भी संकलन करके एक भारतीय जो कला गैलरी है या भारतीय चित्रविधि का वहाँ पर निर्माण किया। उनके प्रयत्नों से प्रभावित होकर अवनिंद्र नाथ ठाकुर उनके संपर्क में आए। उन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय के सहयोगी के रूप में ईवी हवेल ने उनको आमंत्रित किया और 1898 ईस्वी में उन्हें उप प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त करा दिया। अवनिंद्र नाथ ने इस कला विद्यालय में भारत के साथ साथ चीन और जापान की कलाओं का भी एक पाठ्यक्रम शामिल किया, जिसमें भारतीय और चीनी के साथ साथ जापानी कलाओं का अध्ययन भी किया जा सके। भारतीय परंपरागत चित्रण पद्धति की शिक्षा देने के लिए पटना से चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को और जयपुर से भित्ति चित्रकारों को आमंत्रित किया गया। अवनिंद्र नाथ के प्रयत्नों से काफ़ी जो प्रतिभाशाली युवक थे वो उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके शिष्य बन गए, और इनमें जो प्रमुख थे वो नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथकार, वीरेश्वर सेन, सुधीर खासतगीर, कनु देसाई, शैलेंद्र नाथ डे, समरेंद्र नाथ गुप्त आदि जो प्रमुख कलाकार रहे हैं वो प्रमुख हैं। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके ये शिक्षा जो थे भारत भर में फैले और बंगाल शैली का प्रचार करने लगे। इस प्रकार कलकत्ता कला विद्यालय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया, लेकिन अवनी बाबू के बाद वहाँ पर पर्सी ब्राउन ने पुणे आकर पाठ्यक्रम लंदन की जो रॉयल एकेडमी थी उसके अनुकरण पर ही आधारित कर दिया था। हमारे पास अगला जो कला विद्यालय है वो है बम्बई कला विद्यालय। सन 1857 ईस्वी में बम्बई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन के प्रसिद्ध पारसी उद्योगपति सर जमशेद जी भाई टाटा के उद्धार के कारण 2 मार्च को कला की कक्षा यहाँ पर आरंभ की गई। इनमें डिज़ाइनिंग और जो उत्कीर्ण इनग्रेविंग का जो पाठ्यक्रम था वो प्रमुख रूप से शामिल किया गया था। सन 1866 में यहाँ पर अलंकारिक चित्रण, मॉडलिंग और लोहे के जालीदार काम का पाठ्यक्रम भी आरंभ किया गया। उसके बाद यहाँ पर एक नया भवन निर्माण किया गया 1878 ईस्वी में, और 1879 ईस्वी में ड्राइंग विषय को सारे पाठ्यक्रम के साथ सिखाया जाने लगा। 1891 ईस्वी में यहाँ पर कला की कार्यशालाएं आरंभ की गई। कला शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ पर कक्षाएं 1910 ईस्वी में आरंभ की गई। 1914 ईस्वी में यहाँ पर वास्तुशिल्प के लिए भी शिक्षण आरंभ हुआ। 1936 के बाद यहाँ पर व्यावसायिक कला का पाठ्यक्रम भी एक तरह से लागू किया गया, और आज ये जो कला विद्यालय है उसे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। आरंभ में यहाँ पर इंग्लैंड से ही कुछ शिक्षक बुलाए जाते थे। सबसे पहले यहाँ पर लॉकवुड किपलिंग प्रधानाचार्य बने। श्री सिसिल बर्न के समय 1900 ईस्वी में इंग्लैंड की कला शिक्षण और परीक्षा पद्धति यहाँ पर लागू हुई। इससे पहले 1880 ईस्वी में ग्रिफिथ्स के समय पर यहाँ पर साउथ केस्टिंगन कला विद्यालय जो कि इंग्लैंड में है उसके आधार पर शिक्षण दिया जाता था। 1919 में श्री गैलस्टोन सोलोमन के द्वारा कार्यभार संभालने के बाद यहाँ पर ब्रिटिश कला की जो शैली है उसके आधार पर शिक्षण दिया जाने लगा। सोलोमन के जो सहायक थे चार्ल्स जेरार्ड, उन्होंने 1936 ईस्वी में यहाँ पर प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला, और उसके बाद यूरोप में जो आधुनिक कला शैलियाँ थी उससे भी विद्यार्थियों को परिचित कराया और प्रभाववादी शैली में चित्रांकन करवाना आरंभ किया। यहाँ पर इंडियन डिज़ाइन क्लास के नाम से भारतीय जो कला है उसकी अलग से कक्षाएं हैं वो आरंभ की गई। अगला जो कला विद्यालय है वो है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। आरंभ में यहाँ पर अलंकारिक और उपयोगी कलाओं यानी कि डेकोरेटिव और अप्लाइड आर्ट्स की जो शिक्षा है उसको प्रदान किया गया। मुख्य रूप से यहाँ पर लकड़ी का जो शिल्प है या वास्तुशिल्प है अथवा तांबे की कलाकृतियों और सजावटी उपकरणों की ढलाई करने की शिक्षा दी जाती थी। पंजाब में उस समय पर प्रचलित सिख शैली के अलंकरण का भी यहाँ पर जो प्रभाव है वो देखा जाता है। अवनिंद्र नाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्य समरेंद्र नाथ गुप्त जब यहाँ पर प्रधानाचार्य बने तो बंगाल शैली का प्रभाव यहाँ पर बढ़ने लगा, और उसी की वजह से जो प्रमुख चित्रकार हैं अब्दुल रहमान चगुताई, उन्होंने एक विशेष शैली का विकास यहाँ पर किया। इसके बाद हमारा जो अगला महत्वपूर्ण कला विद्यालय है वो है लखनऊ कला विद्यालय। 1911 ईस्वी में इस कला विद्यालय की स्थापना की गई। इसमें आरंभ में व्यावसायिक कला, वास्तुशिल्पीय जो कला है, रेखा चित्रांकन या फिर जो लिथोग्राफी है उसकी शिक्षा यहाँ पर दी गई। इसके साथ साथ सोने और लोहे की ढलाई,
धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प या मिट्टी के जो खिलौने बनाने और औद्योगिक कलाओं का भी यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखा गया और इसके लिए नवीन डिज़ाइन तैयार करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। पहले जो प्रिंसिपल थे उसके रूप में यहाँ पर एक अंग्रेज श्री नेट हॉर्ड की नियुक्ति की गई। 1925 ईस्वी में श्री असित कुमार हल्दर यहाँ के प्रधान शिक्षक बने, जो कि अवनिंदर नाथ के शिष्य थे और इसीलिए उन्होंने भारतीय कला को यहाँ पर प्रमुख महत्व स्थान देने की दृष्टि से विद्यालय में शिक्षा पद्धति में सुधार किया। उन्होंने यहाँ पर कला शिक्षकों के प्रशिक्षण, मीनाकारी, बहुरंगी मुद्रण, उसके साथ साथ मूर्तिकला विभागों की स्थापना करके विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रशस्त किए। यहाँ पर यूरोपीय पद्धति की मॉडल विधि के साथ साथ बंगाल शैली की वोश पद्धति को भी यहाँ पर भारतीय विषयों में शामिल किया गया। अगला जो हमारा कला महाविद्यालय है वो है इंदौर। कला महाविद्यालय इंदौर की स्थापना 1904-05 ईस्वी में एक हाई स्कूल के रूप में स्थापित हुई और यहाँ पर कला की कक्षाएं आरंभ की गई। 1927 ईस्वी में स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से इसे एक स्वतंत्र रूप दिया गया, जो अब कला महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संस्था का एक अन्य नाम है जिसे चित्रकला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था के आरंभिक जो शिक्षक थे वो थे दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला के लिए शिक्षण और सर्जन के लिए समर्पित कर दिया था। ये थे हमारे आज की प्रमुख कला विद्यालय। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।